हाँ जी बच्चों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट, उसका प्रूफ और एक एप्लीकेशन जो थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट। वो कर चुके हैं हम लोग। उसी के साथ हम लोग कर चुके हैं एक स्फीरिकल शेल के लिए। ठीक है जी। आज बेटा हम लोग करेंगे जो स्फीरिकल शेल बेटा हमने की थी वो थी होलो, अंदर से खाली थी, अंदर चार्ज नहीं था, सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज था। और हमने जब देखा कि बाहर भी फील्ड थी, सरफेस के ऊपर भी फील्ड थी, पर अंदर फील्ड नहीं थी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग करेंगे सॉलिड स्फीरिकल, सॉलिड स्फीयर। ठीक है। तो आज आज का हमारा टॉपिक रहेगा गॉस थ्योरम की ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन थर्ड बोल सकते हो आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। मान लेते हैं एक सॉलिड चार्ज स्फीयर जिसके अंदर पूरी वॉल्यूम के ऊपर चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। लेट अस कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इलेक्ट्रिक चार्ज Q is uniformly distributed over its volume such that solid है तो बेटा solid है तो उसकी वॉल्यूम पे आएगा, अंदर पूरी वॉल्यूम के अंदर होगा। such that वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, या फिर हम लोग कह सकते हैं और डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, या हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बिकम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। डी क्यू का बेटा आपको पता है क्यू आ जाएगा, रो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएगा डीवी। डीवी का इंटीग्रेशन बेटा आएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई r क्यूब। आर कौन सा आएगा? जो हमारे पास स्फीयर हमने लिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। हमें यूज करना पड़ता है रो का। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से ही कर लिया करो बेटा, ऐसे मतलब रो को अब अलग से ना लिखो। मैं कहूं कि इक्वेशन 1 से यूज कर रहे हैं तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग रो को भी यूज कर सकते हैं और क्यू को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालना है तो हमें गॉसियन सरफेस चाहिए, जैसे कि स्फीरिकल शेल में भी लिया था, एक बाहर की तरफ, फिर सरफेस पे, फिर अंदर की तरफ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अंदर से। बाहर से, बाहर से भी कर सकते हैं बट पहले क्योंकि आज अंदर चार्ज है तो अंदर से शुरू करते हैं। गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट हम लोग करेंगे we have to calculate electric field intensity due to this charged sphere। पहले निकालते हैं इनसाइड। फॉर दिस पर्पस
कंसीडर a Gaussian surface of radius r लेस देन r। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस मान लिया जिसकी रेडियस है r, कम है r से। अब एक बात बताओ बेटा, 4/3 पाई r क्यूब पर चार्ज है क्यू, मतलब इतनी वॉल्यूम पर चार्ज है क्यू, तो एक वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा, क्यू बाई 4/3 पाई r क्यूब। और हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम कितनी है बेटा, सिर्फ ये अंदर अंदर वाले की, जिसकी रेडियस कितनी है r, क्योंकि हम तो अंदर अंदर निकाल रहे हैं, हमें बाहर वाली इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के पास कितनी होगी, क्यू बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, मतलब जो अंदर अंदर का जो चार्ज आएगा, मतलब जो क्यू डैश आएगा, वो हमारे पास कितना आएगा, क्यू इंटू r क्यूब बाई r क्यूब। ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जो अंदर अंदर हमारे पास जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q/R⁴/R⁴। ठीक है, क्योंकि पूरा चार्ज Q हम तभी ले पाते जब हम पूरा का पूरा स्फीयर लेकर चल रहे हैं। अब पूरा स्फीयर तो लेकर नहीं चल रहे हैं, हमने तो अंदर का एक पार्ट माना है, जिसके लिए गॉसियन सरफेस उतने ही पार्ट वो कवर करता है। और गॉस थ्योरम कहती है चार्ज अनक्लोज्ड, अंदर कितना है, अब बाहर जितना मर्जी हो, अंदर कितना है अनक्लोज्ड, तो अनक्लोज हमने निकाल लिया कि Q डैश इतना होना चाहिए। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, 12th क्लास के अंदर हो, या पूरा ऐसे लिखना चाहो शब्दों के रूप में, 4/3 पाई r क्यूब पर चार्ज है क्यू, तो एक पर होगा इतना, तो इतने पे होगा इतना। कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगा दो। ठीक है, क्या होती है गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी over a closed surface is equal to 1/epsilon into the charge unclosed, कितना है क्यू डैश। ठीक है, क्यू नहीं लिखेंगे, चार्ज अनक्लोज कितना है क्यू डैश। ठीक है, कर लो फटाफट स्पीड के साथ। ये बातें आप लोगों को पता है कि ई डी एस कोस थीटा बन जाएगा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं दो वेक्टर के, तो हमारे पास क्या आता है कोस थीटा। ठीक है, वो किसके बराबर है, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ठीक है, जितनी बात भी। फिर थीटा देखते हैं, पॉजिटिव कारण फील्ड लाइन बाहर की तरफ, अगर डीएस यहाँ छोटा मानना है तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस होती है। थीटा कितना आएगा, बट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो ईडीएस cos 0 क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई को तो बाहर ले लेते हैं, डीएस क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, ई डीएस। यहां वॉल्यूम लेकर चले थे हम जब चार्ज निकाल रहे थे, डीएस छोटा सरफेस एरिया है, और सारे डीएस को जोड़ोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, पूरा लिख लेना आप लोग, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। और स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है। ठीक है, क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दो, इसको नाम 1 दिया है कहीं, इसको नाम ए दे दो। क्यू डैश की वैल्यू है Q/R⁴/R⁴ फ्रॉम ए।
यहीं से काट देते हैं, आर स्क्वायर से आर बच गया सिर्फ एक, ई बच गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट भी था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यूब इंटू में आर। ठीक है, ये बच गया। ये तो हमें पता है कांस्टेंट ही है, के बराबर आता है, क्यू फिक्स है, स्मॉल आर आल्सो फिक्स, वेरी कर सकता है ये आर, आप रेडियस कितनी बड़ी लेते हो कितनी छोटी लेते हो, मतलब इनसाइड सॉलिड स्फीयर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है आर। ठीक है, आना भी चाहिए, क्योंकि आप जितना बड़ा गॉसियन सरफेस लोगे अंदर वो उतना ही चार्ज ज्यादा कवर करेगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अभी आंसर ठीक रहा है हमारा, ऐसा ही आना चाहिए था। ठीक है जी, यहां तक होगी बात। अब देखो, अब चलते हैं ऑन द सरफेस, इसको रब कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट करना जिसने फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। केस 2, ऑन द सरफेस, जहां आर बराबर है आर के, डायरेक्ट आप जहां आपका लास्ट आंसर आया था वहां भी आर आर बराबर के पुट कर सकते हो, क्योंकि देखो बेटा जब आर को आर के बराबर पुट करोगे कट जाएगा, क्यू क्यू डैश के बराबर ही आ जाएगा, मतलब क्यू डैश और क्यू नाम की कोई चीज ना रह करे क्यू ही आ जाएगा। बट पूरा करके दिखाना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि पूरे सरफेस के लिए पूरा क्यू है, वो हमें यहां से दिख भी रहा है, अगर आर आर बराबर हो जाएंगे तो क्यू ही पाएगा। ठीक है, तब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे, ई डी एस कोस थीटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, थीटा कितना होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि अगर यहां डीएस लोगे तब वो भी एंगल कितना बनाएगा, ई और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये पहले वाले का फिगर रब कर दिया मैंने, ये इसका फिगर है, अलग अलग बना लेना सभी केस में। ठीक है, ये यहाँ पर छोटा डीएस फैक्टर है, और ये आ जाएगा हमारे पास ई डीएस कोस 0 डिग्री क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई डीएस 0 डिग्री पता है 1 हो जाएगा, ई को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच गया डीएस का इंटीग्रेशन आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ये हमारे पास आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हमारा सरफेस, क्योंकि अब सरफेस के ऊपर ही है, गिवन स्फीयर, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, साफ कर देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा इस बार 4 पाई r स्क्वायर। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग किसको ले रहे हैं, किसका आर लिखना है किसका आर नहीं लिखना। रट्टा मारना चाहोगे इस टॉपिक का बेटा 100% गलत हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि आप छोटा आर और बड़े आर के बीच में गलती करोगे ही करोगे, तो रट्टा तो लगना नहीं, समझ के करोगे तभी होगा। जो समझ के नहीं कर रहा है इसको तो वो उसका नहीं बनेगा बेटा कुछ भी। ठीक है, इक्वल में आ गया क्यू, क्यू इक्वेशन 1 में हमने निकाला था रो 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा कुछ निकाला था, बाय में साइन नोट हो रहा है, फ्रॉम 1 से लिखा हमने बात, 4 पाई से 4 पाई क्या, आर से आर गया। ठीक है, बचा क्या, ई इज इक्वल टू आर रो बाय में
3 एप्सिलॉन। कुछ और बचा है क्या? आर बच गया, रो बच गया, 4 पाई, ये तो कट ही गए थे, और 3 एप्सिलॉन ये बच गया। अब यहां भी दिख रहा है हमको डायरेक्टली पोर्शन टू आर है, नहीं यहां नहीं लिख सकते हम लोग, यहां आर फिक्स है, ये तो सरफेस भी आ गया था, आर आर के बराबर हो गया था। जब छोटा आर फिक्स है तो ये जब यहां तक पहुंचा है तो ये तो दोनों बराबर है, तो फिक्स है। अब ये आर भी फिक्स, रो भी फिक्स, 3 भी फिक्स, एप्सिलॉन भी फिक्स, मतलब कि कांस्टेंट। जैसे कि हमारे पास शेल में भी यही आया था, कांस्टेंट आया था, ठीक है जी। क्यों कांस्टेंट? कांस्टेंट होना भी चाहिए, क्योंकि जितना चार्ज अनक्लोज्ड है वो सारा का सारा ही आ गया, चार्ज वेरी नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी। जितना डिस्टेंस था वो सारे की सारा आ गया, मतलब डिस्टेंस भी वेरी नहीं कर रहा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर सकती है? कांस्टेंट ही आना था और कांस्टेंट ही आया है। इनसाइड का निकाल लिया, इनसाइड का है हमारे पास ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ई ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, जो क्या है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बाकी देख लेना कटा कुटा रह गया हो तो, ठीक है। अब चलते हैं बाहर, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको सारे को। अब चलते हैं जी आउटसाइड द स्फेरिकल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। एक और बात, पिछली बार के सिलेबस में टॉपिक कटा हुआ था, तो वो तो रिड्यूस किया था सिलेबस को। इस बार पता नहीं ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मैं इसलिए करवा ही रहा हूं, ठीक है। कट गया तो छोड़ देना, ना कटा तो किया तो है ही फिर आप लोगों ने, ठीक है। अब चलते हैं आउटसाइड। हमारा गिवन स्फीयर तो वही था जिसपे क्यू चार्ज था, रेडियस छोटी आर थी, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं बस बाहर की तरफ, जिसकी रेडियस आर है ग्रेटर देन आर। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन आर, ठीक है, एंड अप्लाई गॉस, अप्लाई कर दो। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन। चार्ज पूरा का पूरा है तो क्यू ही लिखेंगे, ठीक है। थीटा जीरो है, सारी राम कहानी सेम की सेम है बाकी तो। ईडीएस का आ जाएगा ईडीएस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। देखो मैंने तीनों स्टेप में बार बार लिखा है खोल के कोस थीटा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को भी बार बार लिखना है, ये नहीं कि भी पिछले स्टेप में लिख दिया तो पता ही है ही, ऐसा नहीं, बार बार आएगा। कोस जीरो वन होता है, ई को बाहर ले लिया, डीएस क्यू बाय एप्सिलॉन। अब डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डीएस मानना किस पे? गॉसियन सरफेस पे। इंटीग्रेशन किसका आएगा? गॉसियन सरफेस का। ई इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। कर देते हैं, ई इंटू 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन, ई आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर फिक्स नहीं है, ये आर वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि गॉसियन सरफेस बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, मतलब कि ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया आर स्क्वायर। यहां लिख लेते हैं, इधर ग्राफ बनाएंगे क्योंकि
ठीक है, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, नहीं आ रहा तो आना चाहिए था कि क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद भी क्या ऐसे रहेगा क्या, कहीं कांस्टेंट हो जाए। पुट करके देख लेते हैं। रो 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है, तब भी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर ही आएगा। ये लिख के करके दिखाना चाहो कि हमने क्यू की वैल्यू निकाली हुई है जी इक्वेशन 1 से, तो कर सकते हो 2 स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी करोगे तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, ये होगी बात हमारी। चलो, तीनों निकाल दिए, इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस। अब बारी आ गई ग्राफ बनाने की। अब इसी सारे को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, फटाफट देख लो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं ग्राफ। वैरी कौन कर रहा है, बड़ा आर। किसके साथ ग्राफ आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो ऑन द के लिए आर बराबर आर मान लो कि आर की कुछ वैल्यू है 50, 60, 100, 25, 20 जो भी है। उसके लिए हमें पता है कि ई की वैल्यू कोई कांस्टेंट आई है, कोई ये पॉइंट आ जाएगा। जब छोटा था आर, मतलब आर से जब छोटा आएगा आर, वैल्यू कम आएगी, तब इनसाइड था, तब डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए ग्राफ ऐसा। और जब आउटसाइड चले गए तब ऐसा। तो इनसाइड थे जब, तब डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर था, ऑन द थे तब कांस्टेंट था, और जब आउटसाइड थे तब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये बन जाएगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी प्लेन के अंदर शो करना है। ठीक है, ये होगी हमारी एक और एप्लीकेशन। अब करते हैं इसकी अगली एप्लीकेशन, जो कि है, देखो बेटा हम लोगों ने कर लिया लाइन के लिए, और फिर शेल के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। अब करेंगे हम लोग एक शीट के लिए। इसको रब कर रहा हूं बेटा, फटाफट चेकआउट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्थ एप्लीकेशन बोल सकते हो आप इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड शीट। डायरेक्ट शीट भी लिख सकते हो, कोई खास बड़ी बात नहीं। रिजल्ट इनफाइनाइट और डायरेक्ट के लिए सेम ही आते हैं। देखो भाई, एक शीट ली है इस बार हम लोगों ने, जिसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेंथ इनफाइनाइट है, देखो जहां फाइनाइट है, चौड़ाई फाइनाइट है, तो हमने सीधी लाइनें खींची है। यहां इनफाइनाइट को शो करते हैं ऐसे कि हमें बाउंड्री नहीं पता क्या है क्या नहीं है बाउंड्री। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग होगी। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और गॉस थ्योरम लगा के हमको निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख लेते हैं पहले सारा कुछ। लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग इनफाइनाइट
चार्ज शीट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस एरिया। इसके सरफेस एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है सच दैट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझ लेना भाई इसको, सरफेस चार्ज डेंस सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस और सिग्मा डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, चाहे ना भी करो, यहीं तक ही रख लो, हम करेंगे नहीं इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना ही लिख लो इसको, 2 स्टेप बच जाएंगे हमारे, जरूरत होगी तो कर लेंगे आगे। इसी को इक्वेशन 1 नाम दे देते। अब हमें निकालनी है इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए हमें चाहिए गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस होना चाहिए सिमेट्रिकल। अब शीट के लिए सिमेट्रिकल क्या होगा, इसको एक क्यूबॉइड के अंदर रख दे। अब क्यूबॉइड के अंदर रखेंगे तो फेस से दूरी नजदीक हो जाएगी, कॉर्नर से दूर हो जाएगा। अब सिमेट्री क्या बनाए, इसके लिए तो कोई सिमेट्री दिख ही नहीं रही। लाइन के लिए सिलेंडर ले लिया था, स्फीयर के लिए स्फीयर ले लिया था, शीट के लिए क्या ले। तो बेटा सिमेट्री ना होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लेंगे और उसमें से एक सिलेंडर को पास आउट करवा देते हैं, जो कि टोटल चार्ज को नहीं, स्मॉल चार्ज डी क्यू को कवर किया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया को नहीं, डीएस को कवर किए हुए हैं। ठीक है, अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ इधर होगी तो इस तरफ भी होगी। ठीक है, मतलब फ्लक्स बन रहा है किसी एरिया में से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बाहर निकलना परपेंडिकुलरली, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक फ्लक्स इस तरफ, एक फ्लक्स इस तरफ कट जाएंगे, कैंसल आउट, जीरो। नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि डबल हो जाएगा फ्लक्स, इधर के लिए भी और उधर के लिए भी। एक यहां के लिए, एक यहां के, 5 यहां है 5 यहां है, तो टोटल 10 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। जब फ्लक्स करवाया था तब भी मैंने आप लोग को बताया था कि ईडीएस का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर 5 यहां आएगा 5 यहां आएगा तो डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एक और बात पता थी हम लोग को कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। अब गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते, तो एक स्टेटमेंट ये भी तो थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईडीएस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज कर लेते हैं, अप्लाई तो गॉस थ्योरम ही करनी है, गॉसियन सरफेस नहीं है कोई बात नहीं, फ्लक्स तो है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम गॉस थ्योरम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि हम पूरे के लिए नहीं ले रहे, हम छोटे के लिए ले रहे हैं, तो स्मॉल ही लिखेंगे। ठीक है, ये लिख लिया, इसको लिख देंगे ईडीएस, क्योंकि स्मॉल डीएस के लिए। बट यहां फ्लक्स दो सरफेस के कारण है, तो मुझे यहां 2 लिखना चाहिए,
ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा? अगर डॉट प्रोडक्ट भी लिखते हो ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, टू आगे लिख दो, टू ई डॉट डी एस डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस टू ई डी एस कोस थीटा। स्टेप बढ़ाने हैं तो लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई खास बड़ी बात, स्केलर क्वांटिटी है। थीटा ई इस तरफ, डी एस परपेंडिकुलर टू, दोनों की डायरेक्शन सेम, थीटा हमारे पास क्या आएगा? जीरो। टू ई डी एस कोस जीरो डिग्री इज इक्वल टू डी क्यू बाय में असाइन। कोस जीरो वन, वन हो गया, रब कर रहा हूं मैं इसको, नोट करना जिसने फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। आ क्या गया हमारे पास वापिस वही, टू ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन, डी क्यू बाय एप्सिलॉन। इक्वेशन फर्स्ट से डी क्यू हम लोगों ने निकाला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी क्यू क्या है? सिग्मा डीएस, डीएस से डीएस कट क्या, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इंटीग्रेशन करोगे तब भी 4 पाई आर जो भी इसका आएगा सिलेंडर के लिए, ठीक है, सर्कल के लिए आना था तो अब भी, तब भी कट रहा है दोनों तरफ से, सीधा ही काट दिया। ई कितना आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, लगानी गॉस थ्योरम है, गॉसियन सरफेस नहीं मिला कोई बात नहीं, एक और स्टेटमेंट करी थी उसके हिसाब से कर देंगे। ठीक है जी, ये होगी हमारे पास एक और एप्लीकेशन। बड़े ध्यान से समझ लेना बेटा इसको, रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, दोबारा फिर देख लेना। और बेटा यूट्यूब पे वीडियो वीडियो देख लेते हो तुम लोग, ठीक है, वीडियो सारे देखते हैं, ना कोई चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है ना वीडियो को शेयर कर रहा है, बेटा कम से कम वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब करके उसको शेयर तो कर दो। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं इसी के बारे में और बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे थिन शीट के लिए और थिक शीट के लिए, ज्यादा चांस तो नहीं होते, बट अगर फिर भी ये कहते थिक शीट है तब कितनी होगी जी फील्ड? तब आप एक बात देखो, एक तो ये आगे की तरफ, दूसरा सरफेस ऐसे पीछे की तरफ भी बनेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, आगे वाले के लिए भी होगी, फ्रंट के लिए लिख दू E इंटू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, पीछे वाले सरफेस के लिए भी होगी, क्योंकि चार डेंसिटी तो सेम होगी ना, थिन है सिर्फ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थिन है। टोटल फील्ड फ्रंट प्लस बैक सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन कॉमन, 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्वेश्चन ये उठना चाहिए अब थिक होगी तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सर अगर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट की जगह फाइनाइट लॉन्ग शीट होती तो भी क्या रिजल्ट सेम आता है? यस बिल्कुल, तभी तो तभी तो मैंने जब आप लोग को लेंथ के लिए करवाया था ना, इसीलिए मैंने उसको पहले फाइनाइट लेंथ के रूप में ही लेकर करवाया था, ताकि बच्चों का डाउट खत्म हो जाए। क्योंकि बेटा देखो आंसर क्या है, आंसर आया हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, क्या कहीं एक कोई नहीं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्मॉल सरफेस एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो हो जाएगा। ठीक है, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, एरिया जितना मर्जी बड़ा हो, इसने फील्ड इतनी ही प्रोड्यूस करनी है, कितनी? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। ठीक है, हालांकि जब हम लोगों ने लीनियर या लेंथ के लिए किया था तब तब हमारे पास जो रिजल्ट आता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता था, वो तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता था कि कितनी दूरी पे देख रहे हो आप लोग।
ये उस बात पे भी नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? ये इसकी खुद की एक एप्लीकेशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आज पहले ये देख लो कि हाँ, डिस्टेंस फाइनाइट हो, नहीं लंबाई की फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, रिजल्ट हमारे पास ये रहने वाला है। ये डिपेंड नहीं करता इसकी लेंथ के ऊपर, ना इसके एरिया के ऊपर। तो फाइनाइट के लिए भी सेम, इनफाइनाइट के लिए भी सेम। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि इनफाइनाइट के लिए करवा रहे हैं, ताकि फाइनाइट तो अपने आप कवर हो ही जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अगर बात कर रहे थे अब हम थिन होती, अब फ्रंट के लिए बैक के लिए दोनों टोटल हो जाती इतनी, क्योंकि दोनों जुड़ेगी, क्योंकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बट अगर थिक है तो क्वेश्चन ये उठना चाहिए था कि सर फिर तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले लगाओ। बट आप एक बात देखो बेटा, हमने फ्रंट बैक की बात करी, इनकी तो बात ही नहीं करी, ये जो कॉर्नर से बच गए, है ना। एक बुक लेते हैं, अगर फ्रंट और बैक देखा तो उसका ये पोर्शन भी होता है, इधर का पोर्शन भी होता है, नीचे पोर्शन होता है, इधर पोर्शन होता है, उनकी तो बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि अगर आप वही सिलेंड्रिकल पोर्शन लेके करते, जैसे कि सिलेंडर था, तो डीएस की डायरेक्शन, रब कर देता हूं एक बार फिर अच्छे से बताता हूं। फिक्स शेड के केस में हमने इनको तो कवर ही नहीं किया, फ्रंट और बैक देख लिया सिर्फ। ये जो साइड के आए हैं उनको, क्योंकि जब आप सिलेंड्रिकल की हेल्प से, फ्लक्स की हेल्प से इसको जब निकालोगे, क्योंकि सिमेट्री तो बन नहीं रही, फ्लक्स की हेल्प से निकालना पड़ा, तो बेटा डीएस की डायरेक्शन हमारे पास आएगी इस तरफ, और ई की डायरेक्शन आएगी हमारे पास ऊपर की तरफ। एंगल हो जाएगा 90, 0, नॉट डिफाइंड। अब आप कहोगे सर जी सिलेंडर ऐसे ले लो, फिर ऐसे सिलेंडर लोगे तो फिर इनके लिए 0 हो जाएगा। वो तो एक ही बार ले सकते हो ना, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे ले सकते हो, या तो फेस के लिए लो या फिर कॉर्नर्स के लिए लो। ठीक है, तो यहां एंगल 90 हो जाने के कारण इनको तो फिर कवर करना ही नहीं है, तो कवर नहीं करना तो क्यों वॉल्यूम पे जाए, सरफेस से जब हमारा क्लियर हो रहा है सरफेस से निकाल दो। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास दो एप्लीकेशन। कल हम लोग जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो शीट हो तब क्या रहेगा। ठीक है, जब दो शीट पैरेलल खड़ी हो तब कैसा रहेगा, फिर गॉस थ्योरम के कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट करके या यहाँ चैट बॉक्स में लिख के या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करो, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतने ज्यादा बेनिफिशियल रहोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, जो ना हो डिस्कस करो, वीडियो लेक्चर में आपको करवा दिए जाएंगे। हाँ अभी प्रवेश पहले बेटा एडमिशन करवा दे बेटा इसका। हाँ एडमिशन करवा बेटा पहले इसका, स्कूल के अंदर एडमिशन हो गया है तो कर दूंगा, ग्रुप में ऐड कर लो इनको। ठीक है, फिर क्लास लगानी शुरू कर देंगे। 12th क्लास में एकता, एकता की रिक्वेस्ट आई बेटा, ये एकता कौन है? एकता ही कर दो, नहीं एकता ही आर्ट में है तो उसकी 12th साइंस में कैसे आई हुई बेटा रिक्वेस्ट? उसने साइंस लेनी है क्या? आर्ट्स वाला बच्चा तो साइंस ले ही नहीं सकता। ठीक है, और कुछ बेटा कोई समस्या, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो किसी ने आज के लेक्चर से, या कुछ और कोई समस्या हो? भरत जुड़ा हुआ है क्या आज? वो कहेगा जी हाँ भरत जुड़ा हुआ है। भरत कुछ पूछना है क्या? किसी ने बेटा कोई क्वेश्चन करना है, कुछ सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट। वीडियो को अंत करते हैं फिर। अटेंडेंस बेटा आप लोग की डेली लगती है, यही अटेंडेंस मानी जाएगी। इसी अटेंडेंस के बेसिस पे आप लोग के नंबर लगाऊंगा, तब मत कहना मेरे को। टेस्ट भी होते हैं, जिन्होंने टेस्ट दिए हैं टेस्ट का बताता हूँ आप लोग को आपका